समस्त गोंडवाना की दृश्य एवं अदृश्य शक्तियों को पुनः सादर सेवा जोहार अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात दादा हीरा सिंह मरकाम और दादा मोती रावण कंगाली जी के ये पेनांजलि दिवस पूर्ण तिथि पर हम पूरा आदिवासी सगा समाज यहाँ बैठे हैं। उनके चरणों में मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि पेनांजलि अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात मंच पर बैठे हमारे समाज के मुखियागण परस्ते साहब, उर्रे साहब, उइके साहब, लव कुमार माझी जी, कमरू साहब, सभी को नहीं जानता हूँ, लेकिन जो भी मंच पर बैठे हैं आपके सभी के चरणों में मेरा सादर सेवा जोहार अर्पित है, इसे स्वीकार करें। और सामने में बैठी हुई मेरी मातृशक्तियाँ, आपके चरणों में भी मेरा सादर सेवा जोहार अर्पित है। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, मेरे भाइयों सगा समाज के और मेरे सभी साथीगण, आपका अभिनंदन है, प्यार है कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। मैंने स्वयं बोला कि मुझे जल्दी बुला लो, क्योंकि मुझे यहाँ से 4-5 घंटा दूर जाना है और फिर मुझे कल ड्यूटी भी करना है। मैं 3 बजे से आ गया था, लेकिन आप लोगों का कार्यक्रम लेट हुआ। मैं अपनी छोटी सी बात बोलकर यहाँ से चला जाऊँगा। मैं प्रयास करूँगा कि समाज के अगर 4-5 लोग भी बात को समझ जाएं तो मेरा यहाँ आने का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि जोबा की जनता बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है, जो इतने संगठित होकर समाज में यहाँ बैठे हैं। मैं आप लोगों से चर्चा करने आया हूँ। कोई पढ़ाई से बहुत विद्वान नहीं होता, जो समाज के साथ रहता है और जो सामाजिक है और अपने समाज के साथ रहता है वो बड़ा व्यक्ति होता है। और आप लोग बड़े हैं क्योंकि आप हमेशा समाज के साथ हैं, समाज के साथ यहाँ बैठे हैं और मुझे यहाँ पे आपने आमंत्रित किया, तो आप ज़्यादा आदरणीय हैं मेरे लिए। मैं अपनी बात को छोटे छोटे बातों में रख के आपको समझाने का प्रयास करूँगा। एक बात बोला जाता है, वो बात यह है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, मैं बहुत सरल चीज़ों का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि कोई चीज़ बोल देता हूँ समाज में समझ में नहीं आता, लेकिन मेरे लेवल में जब ऊपर लेवल में जाता है तो बहुत बड़ा वो कन्फ्लिक्ट हो जाता है, बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। ऐसे ही पिछली बार सूरजपुर में एक प्रोग्राम में मैं आया था विश्व आदिवासी दिवस में, और एक गाना गया और गाना गा के मेरा समाज समझा कि नहीं समझा। मेरे दोस्त 2-4 लोग विदेश में पढ़ते सर्विस करते हैं, एक दुबई में है, एक तंजानिया में है, एक यूएसए में है। तो यहाँ से किसी ने फेसबुक में डाला और वो दोस्त ने लेके हमारे कॉलेज के जो ग्रुप है उसमें डाला। अब कॉलेज के ग्रुप में सभी समाज के लोग रहते हैं। अब उसमें झगड़ा हो गया उनका कि ये वाले गाना को हटाओ मार्को साहब का। तो बोला क्यों हटाओ? तो मेरे को बाद में पता चला कि एक यश खरे नाम का मेरा जूनियर है, जनरल मैनेजर है, वो उसने डाल दिया था। और वहाँ पे जो स्वर्ण जाति के लोग हैं उन लोगों ने बोला कि इसको हटाओ, और उनके बीच में बहुत झगड़े हुए। तो मेरे समाज तो नहीं समझा मेरी बात को, लेकिन दूसरे लोग समझ गए। तो इसलिए मैं बहुत हल्के शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। हालांकि यहाँ हमारे आदरणीय विद्वान शिक्षकगण ज़्यादा बैठे हैं, और जब शिक्षक हैं तो हम तो बहुत छोटे हो जाते हैं उनके सामने में, विद्यार्थी हो जाते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है, जो समाज का मतलब यहाँ जो भी व्यक्ति बैठा है, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना इतिहास कभी बना नहीं सकता। अब देखिए, ये छोटी सी बात है कि जो समाज, चाहे वो मूल निवासी समाज, वो ओबीसी का हो, शेड्यूल कास्ट का हो, आदिवासी का हो, हम इनको तीनों को आदिवासी मानते हैं और हम इसको प्रूव भी करते हैं। तो जो समाज, यहाँ सब विद्वानगण लोग बैठे हैं, अपना अतीत को नहीं जानता, अपना इतिहास को नहीं जानता, वो समाज कभी भी इतिहास नहीं बना सकता। और यही समस्या है, हम अपना इतिहास
चुके हैं। और उस इतिहास को हमारे मोती रावण कंगाली दादा ने, हीरा सिंह मरकाम जी ने अपना रात दिन करके पूरे भारत में गांव गांव में जाकर अपना गोंडवाना का इतिहास बताने का काम किया। और अब तो हमारे पास में मोती रावण कंगाली जी का जो इतिहास की पुस्तकें हैं, अगर वो पुस्तकें आप लोग पढ़ लें तो आप लोगों को ऑटोमेटिक गर्व होने लगेगा। लेकिन जब आप उतनी पुस्तकें पढ़ेंगे, जैसे उन्होंने 25-30 पुस्तकें लिखी हैं, तो उसको पढ़ने में आपको कम से कम साल भर लगेगा। लेकिन अगर मैं आज बता दूंगा, वही बताऊंगा, मैं अलग से नहीं बताऊंगा, तो आप आधा घंटा में वो पुस्तकें जो 1 साल में नहीं पढ़ पाएंगे, अच्छे से सुन लेंगे, वो आधा घंटे में आपको समझ में आ जाएगा, 1 घंटे में। तो सुनना चाहते हैं? कोई सुनना नहीं चाहता? अगर सुनना चाहते हैं तो हाँ बोलिए, सुनना चाहते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है, जब आप एक पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको 8 से 10 दिन लगेगा। अब किसी ने वो पुस्तक पढ़ लिया है तो आपको आधा घंटा में बता देगा, तो आपका 8 से 8-10 दिन बच गया। वैसे ही हमारे शिक्षक क्या करते हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी पढ़ाई किए रहते हैं और बच्चे को एक पीरियड में समझा देते हैं, क्योंकि उनके पास में पूरा ज्ञान रहता है। तो मेरे पास थोड़ा बहुत भी जो ज्ञान होगा मैं आप लोगों से साझा करूंगा। हो सकता है कि मेरे से भी ज्यादा ज्ञानवान लोग होंगे यहाँ पर, उनसे क्षमा चाहूंगा। मेरा जितना ज्ञान है उतना ही बता पाऊंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, वो समाज कभी अपना इतिहास नहीं लिख सकता। हमारे समाज का इतिहास सबसे ज्यादा प्राचीन है, सबसे ज्यादा प्राचीन है। हम इस देश के मूल निवासी है, हम इस देश के मालिक है, लेकिन हमारा हाल बहुत खराब है। आज हम बेघर भटक रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं। उस समस्याओं का कारण ये है कि हम अपना इतिहास नहीं जानते। अगर हम अपना इतिहास जान लेंगे तो बिल्कुल हमारे कदम आगे बढ़ेंगे और अपने अधिकार छीनने के लिए, लड़ने के लिए हम लोग संगठित हो पाएंगे। एक दूसरा बात अभी देश में चल रहा है और पूरे भारत में बहस चल रही है। हो सकता है कि बहुत सारे हमारे विद्यार्थी लोग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, वो जानते हैं। आप लोगों को सबको मालूम है, क्या बेटा हूँ, भाई हूँ, तो बताइए, हम लोग सिर्फ मिल के बात करते हैं कि भारत का संविधान किसने लिखा? भारत का संविधान किसने लिखा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। बहुत सुंदर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत का संविधान लिखा, जिसमें भारत के सभी व्यक्तियों को वन वैल्यू, मतलब हर एक व्यक्ति को बराबर का अधिकार दिया। कैसे? यहाँ पर एक गरीब व्यक्ति है, उसको भी उतना ही अधिकार है, और भारत का सबसे बड़ा धनाढ्य व्यक्ति अंबानी, उसको भी उतना ही अधिकार है। अगर एक गलती होगी तो दोनों को सजा बराबर मिलेगी। तो ये संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। अब आपको पता है कि भारत में क्या चल रहा है? कोई बता सकता है? कोई ये बोल रहे हैं कि भारत का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नहीं लिखा है, BN राव ने लिखा है। क्या आप लोगों को पता है? पता है कि नहीं भाई? हाँ बोलो। नहीं पता है। लेकिन भारत में एक बहस चल रही है। एक बहुत बड़े वकील हैं झांसी के, उनका बराबर वीडियो आता है। उनका कहना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान नहीं लिखा है, BN राव जी ने लिखा है, और वो इस मामले को इतना चलाएंगे, इतना चलाएंगे, इतना चलाएंगे। उनका कहना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लोग भूल जाएं और सिर्फ BN राव जी को माने। ये क्या संभव है? क्या संभव है? संभव है इसलिए क्योंकि मेरा समाज अनपढ़ है, उनका समाज जागरूक है। मेरा समाज जागरूक हो जाएगा तो ये संभव नहीं है। मेरा समाज अनपढ़ है, उसका समाज
इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ वहां वो चलाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ नहीं किया, सारा संविधान किसने लिखा? BN राव ने। और वो लगातार पूरे भारत में चला रहा है, मेरा समाज तो शाम को दारू पी के सोता है, उसका समाज रात दिन जागृत रह के तुमको दारू पिलाता है और वो अपने आप को उठाता है। अब आप सोच लीजिए कि इस देश में अफवाह कैसे फैलती है कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। नागपुर से एक संस्था दिमाग लगाती है कि गणेश जी दूध पी रहे हैं और पूरे भारत के लोग दूध लेके गणेश जी को खोजते हुए दूध पिला रहे हैं और सब कौन कह रहे हैं कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, क्योंकि मेरा समाज पढ़ा लिखा नहीं है और वो पढ़ा लिखा समाज मेरे समाज को बेवकूफ बना रहा है। इसलिए जागरूक होना और पढ़े लिखे होने में, शिक्षित होने में बहुत अंतर है। शिक्षित तो कोई भी हो जाता है, कोई भी डिग्री ले लेता है, कोई भी आदमी बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन जागरूक होना कि कोई गणेश जी को दूध पिला रहा है करके पूरा अफवाह फैल गया और पूरे भारत में एक अंधविश्वास फैल गया। वैसे ही इस देश में दूसरा और एक पैतरा चलता है। कैसे कि अगर मान लीजिए आपके गांव में कोई बुजुर्ग महिला अकेली है और उसका जमीन जायदाद है और वो गांव में एक आध बहुत तेज तर्रार आदमी है, चालाक आदमी है, तो गांव में ये दिमाग लगाने का कोशिश करेगा कि वो टोनी है, टोनी है, टोनी है, टोनी है। और ऐसे हमारे क्षेत्रों से आते हैं कि एक दिन उस गरीब विधवा अकेली महिला को भीड़ के द्वारा मार दिया जाता है सिर्फ टोनी के नाम से। ये अंधविश्वास पाखंड इसलिए पनपता है क्योंकि मेरा समाज पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षित नहीं है, जागरूक नहीं है। आप सोच सकते हैं ऐसा ही करके शहर के अंदर अगर किसी को मरवाना है तो अफवाह क्या फैलाते हैं कि ये बच्चा चोर है, बच्चा चोर है, बच्चा चोर करके 4 लोग मारने लगते हैं। अब दूसरा आया, क्या हुआ, भीड़ हुई, बोला बच्चा चोर है, बच्चा चोरी करके ले, वो भी मारा, सबने मारा। पता चला कि वो आदमी बच्चा चोर नहीं था, लेकिन भीड़ ने जानने की कोशिश नहीं की क्या वास्तव में वो बच्चा चोर है। लोग अपनी दुश्मनी बढ़ाने के लिए इस देश में कई मामूली चीज हो गए और लोगों को सरेआम मार दिया गया। तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर जब हमला होता है, मारते हैं, तो कुछ चालाक लोगों का षड्यंत्र होता है। जागरूक व्यक्ति की जानकारी ये होनी चाहिए कि वास्तव में उसके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वो सत्य है कि नहीं है। आपने एक ने आके मारा, दूसरे भी मारा, तीसरे भी मारा, और गांव में अक्सर हमारे लोगों को ऐसा ही बेवकूफ बनाया जाता है और वो बेवकूफ बनाने वाले हमारे समाज के नहीं दूसरे लोग होते हैं और हमारे ही लोगों का अहित करवा देते हैं, हमारे लोगों को ही हमसे मरवा देते हैं। ये इतिहास भी गवाह है कि हमारे लोगों को आज तक कोई हमसे आमने सामने का युद्ध नहीं किया। आज भी इस देश में हमसे कोई सामने से नहीं टकरा सकता। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है कि आदिवासी बहुत सीधा है, लेकिन जिस दिन उसको गुस्सा आएगा और वो अपने पुराने तलवार और कुल्हाड़ी उठाएगा तो कोई बचने वाला नहीं। ये योद्धा गांव का खून है, योद्धाओं का खून है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस देश में एक और अफवाह चल रहा है। क्या आपको पता है कि झारखंड में जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? किसी को पता है? कोई बता सकता है झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम?
आवाज नहीं आ रही, तेज बोलो भाई। हेमंत सोरेन, वेरी गुड। हमारे पास पढ़े लिखे युवा साथी है। ये हेमंत सोरेन है, ये संथाल समाज से आते हैं। और मोती रावण कंगाली जी ने बोला ये संथाल समाज का मतलब है ये जो जंगल का सैनाल नहीं बोलते हैं, नहीं मतलब डॉगी होता है, कुत्ता होता है, वो टोटम के लोग हैं, वो आदिवासी लोग हैं। वो दो बार वहां पर मुख्यमंत्री बने। उनके पिताजी शिबू सोरेन बहुत बड़े लीडर थे और उन्होंने कम से कम 50 साल झारखंड की लड़ाई लड़ी और अपने पूरे आदिवासी समाज को इकट्ठा करके अपना झारखंड प्रदेश बनाया और वो मुख्यमंत्री बने 2-3 बार। और जब एक बार शिबू सोरेन को ले गए कि भैया चलिए वहां पे रावण को जलाना है, क्योंकि हर कोई मुख्यमंत्री होता है वो जाके वो तीर दाता है, तो फिर वो रावण जलता है। तो शिबू सोरेन ने क्या कहा तुमको पता है? शिबू सोरेन ने बोला रावण मेरा गुरु है, वो मेरा पुरखा है, इसलिए मैं रावण को नहीं जलाऊंगा। ऐसा स्टेटमेंट था, अखबार में आया, न्यूज में आया। ये समाज को मालूम होना चाहिए। वो अभी नहीं रहे लेकिन उसका बेटा 2 बार मुख्यमंत्री बन गया। अब आदिवासी इस देश में किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बने तो लोगों को तो पेट में दर्द होगा। अब देखो कैसे पेट में दर्द हो रहा है। अब मैं तुमको बताता हूँ, पेट में दर्द ऐसे हो रहा है, कुछ लोगों ने ये अफवाह उड़ाया है कि ये जो आदिवासी हैं वास्तव में भारत के नहीं हैं, ये साउथ अफ्रीका से आए हैं, इसलिए इनको साउथ अफ्रीका भेज दिया जाए। अब सोच लीजिए इस देश के मूल निवासियों के प्रति कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और मेरे समाज को पता ही नहीं, मेरा समाज जागरूक ही नहीं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, शाम को बस एक पौवा मिल जाए और दिन भर में राजश्री का गुटखा मिल जाए और सरकार के खजाना में लगभग ये लोग डेली 50 से 25 करोड़ रुपया देते हैं। कैसे देते हैं? इस प्रदेश में हमारी जनसंख्या लगभग 1 करोड़ आदिवासियों की जनसंख्या है। अब 1 करोड़ आदिवासियों की जनसंख्या और ये मानना है लोगों के सभी आदिवासी दारू पीते हैं, तो मैं मानता हूं कि सभी नहीं पीते हैं, आधे पीते होंगे, तो 50 लाख हो गया। तो 50 लाख भी मैंने बोला कि नहीं, 25 लाख तो पीते ही होंगे। अब 25 लाख व्यक्ति अगर दारू पीता होगा डेली और 50 रुपया का या 100 रुपया का भी पीता है तो 25 लाख मल्टीप्लाइड बाई यानी मतलब गुणा 100 का करो तो 25 करोड़ रुपया ये आदिवासी समाज रोज सरकार को दे रहा है। ये गुणा देख लीजिए। और अगर आप इसको 30 दिन से अगर गुणा करते हैं तो 750 करोड़ रुपया सरकार को ये समाज दे रहा है जो गरीब समाज है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है कि 1 करोड़ आदिवासियों की जनसंख्या है। मेरा ये मानना है, लोग कहते हैं कि हर आदिवासी पीता है, मेरा ये मानना है कि 50% पीते होंगे। तो 50% पीते होंगे तो 1 करोड़ में 50 लाख आदिवासी हो गए। मैं समझता हूं कि मेरी बहनें नहीं पीती होंगी तो 25 करोड़ तो पीते हैं। अगर 25 करोड़ आदिवासी डेली दारू पी रहा है और 100 का गुणा कर दो तो 25 करोड़ रुपया, आप 25 लाख लोग अगर पी रहे हैं और डेली 100 रुपया जमा कर रहे हैं तो 25 करोड़ रुपया सरकारी खजाने में आदिवासियों के अकाउंट से जा रहा है और उसको 30 दिन से गुणा कर दो तो आपका 25 या 75 मतलब 750 करोड़ रुपया हर महीना ये आदिवासी समाज दे रहा है। अगर आप भी मेरे समान सब मिलके पूरे समाज को, आदिवासियों को शराब से दूर करते हैं तो हम 1 महीने में 750 करोड़ रुपया अपने समाज में रख लेंगे। और जब 750 करोड़ रुपया इस समाज में होगा तो हमारे खुद के कॉलेज होंगे, हमारे खुद के अस्पताल होंगे, हमारी खुद की
व्यवस्था होगी, किसी के हाथ में हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन समाज को इकट्ठे करना होगा। ये शराब के कारण इसलिए लोग हमारे लोगों को शराब पिलाते हैं। तो अब मैं दूसरी चीज बता रहा था कि कैसे हमारे लोगों को बोला गया ये जो संथाल लोग हैं ये साउथ अफ्रीका के लोग हैं और इनको साउथ अफ्रीका भेज देना चाहिए। तो उन लोगों ने आदिवासियों के बीच में कैसे झगड़ा लगाया, मैं आपको बहुत बढ़िया से बताता हूँ। वहां एक होती है कुड़मी जाति, कुड़मी जाति झारखंड में होती है, उनकी जनसंख्या मानी गई है 97 लाख और उनको कोच दिए हैं, उलझा दिए हैं कि वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमको भी आदिवासी का सर्टिफिकेट दिया जाए। अब देख लीजिए, अब झगड़ा करवाने वाला दूर में बैठा है, लेकिन प्रदेश में जो आदिवासी हैं ओरिजिनल संथाल उराव लोग, उनके साथ जो हमेशा साथ में रह रहा था कुड़मी जाति का, वो लड़ाई कर रहा है कि हमको भी सर्टिफिकेट दिया जाए। लड़ाने वाला कहाँ बैठा है? दूर में बैठा है। अब दूसरे लोगों से ये बुलवाया जा रहा है कि ये जो संथाल लोग हैं ये साउथ अफ्रीका से आए हैं, इसलिए इनको इनके जगह में भेज देना चाहिए। यानी भारत के अंदर कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है उजागर तौर पे, ये आपको पता नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। अब वो हो गई संथालों की बात, अब मैं आता हूं गोंडों की बात में, जो आज जिस मोतीराम कंगाली जी के सानिध्य में, उनके छाया में, उनके पेनांजलि उत्सव में हम बैठे हैं, उनके इतिहास में भी उन्होंने एक जगह लिखा है कि बहुत सारे इतिहासकारों ने क्या बोला, मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास बना नहीं सकता, और जो इतिहास नहीं बना सकता वो खुद इतिहास बन जाता है। इतिहास बन जाता है मतलब उसका कहीं नामो निशान नहीं रहता। भारत में ऐसी कई जातियां हैं जो विलुप्त हो गई, जो हमारे आदिवासी समाज की जातियां हैं, बहुत सारी जातियां विलुप्त हो गई। अब इस देश के इतिहासकारों ने भी क्या बोला है कि ये जो गोंड जनजाति मध्य भारत में शासन कर रही है, ये जो गोंड जनजाति जो मध्य भारत में शासन कर रही है, वास्तव में ये लोग 11वीं 12वीं शताब्दी में दक्षिण से आए थे। ये इतिहास में लिखा है। मोतीराम कंगाली जी के पुस्तक में उन्होंने उस पर कटाक्ष किया है। पढ़ना पड़ेगा, अगर पढ़ते नहीं तो सुनना पड़ेगा। कोई व्यक्ति पढ़ा है रात रात भर, जिन्होंने पूरी जिंदगी बिता दी लिखने के लिए, उनको किसी ने पढ़ा है तो वो पढ़ने में आपको 25 साल लगेंगे, हो सकता है 25 मिनट में समझ में आ जाए, इसलिए सुनना पड़ेगा। तो देखिए इस देश में कितने ढंग से नाटक चल रहा है। क्या चल रहा है कि अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा, ये एक मामला चल रहा है, और वो अपने जातिवादी लोगों को BN राव को स्थापित करना चाहते हैं खुलेआम। एक दूसरा, झारखंड के जो मूल निवासी संथाल हैं उनको क्या बोल रहे हैं कि ये साउथ अफ्रीका से आए हैं, इनको वहीं भेज दो। अली 2 बार मुख्यमंत्री बना हमारा आदिवासी, लोगों को कितना पेट में दर्द हो रहा है, कितना दर्द है। और यहाँ पे भी आज नहीं तो कल होगा, क्योंकि हमारा गोंड समाज, हमारा बड़ा देव, हमारे शक्तिपीठ, हमारे देवालय रात दिन सुबह शाम हमारे पुजारी हमारे मुठवा पूजा पाठ कर रहे हैं और देवों को जागृत कर रहे हैं। हम पुनः यहाँ गोंडवाना बसाएंगे, हमारा साम्राज्य स्थापित करेंगे, हमारी संस्कृति स्थापित करेंगे, समाज को नशा मुक्त करेंगे, समाज को शिक्षित करेंगे, समाज में सद्भावना लाएंगे। ये हमारा मकसद। अगर इसमें आप साथ हैं, 4 भी हैं तो ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि इस देश में
में कितनी बदमाशियां चल रही हैं। एक संविधान के ऊपर में चल रही है, दूसरा हमारे मूल निवासी समाज के झारखंड के संथाल उराव लोगों को बोल रहे हैं कि ये कहां से आए हैं, साउथ अफ्रीका से। अने हमारे साथियों को लड़ा रहे हैं, कुड़मी लोग हैं, जो कुड़मी लोग बोल रहे हैं कि हमको आदिवासी में शामिल करो। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे अंडर में एक शर्मा जी ज्वाइन किए, सीए है, अकाउंटेंट शर्मा लिख, मैं उसका सर्टिफिकेट चेक किया, वो एसटी का था, आदिवासी। अब मैं जनरल मैनेजर हूं, मेरे अंडर में कोई ज्वाइन करता है तो मैं उसका पूरा पेपर देखता हूं, तो वो एसटी का था। तो मैंने बोला शर्मा जी आप आदिवासी कैसे? तो बोला सर मैं बिहार का हूं। तो बिहार में शर्मा आदिवासी होते हैं क्या? तो उन्होंने बोला नहीं सर, वास्तव में हम लोग लोहार हैं, शर्मा लिखते हैं, लेकिन हमारी लोहार जाति को आदिवासी में शामिल कर लिया गया है। मतलब इस देश में एक और काम चल रहा है कि मूल आदिवासी तो हैं, उनको तो प्रमोशन नहीं मिल रहा, उनको तो उनके अधिकार नहीं मिल रहे, लेकिन उसके आसपास में और आदिवासियों को इतना खड़ा कर दिया जा रहा है, नए नए आदिवासियों को, कि मूल आदिवासी विलुप्त हो जाएगा। उसी प्रकार कुड़मी एक जाति है, उन्होंने वहां पे दावा ठोका है कि हम भी आदिवासी हैं। 1913 में हमारा आदिवासियों में था। तो अभी झारखंड शासन उसका एक कमेटी बनाई है, एक आयोग बना के देख रही है कि वास्तव में वो लोग आदिवासी है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं वो बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि वो लड़ाई लगाने वाले लोग कौन हैं आदिवासियों और कुड़मियों के बीच। वो लोग कौन हैं जो गोंडों को भी इतिहास में बोल रहे हैं कि ये 11वीं 12वीं शताब्दी में दक्षिण से आए थे और यहाँ पे राज किया। मतलब वो ये बताना चाहते हैं कि इस देश के, इस भूमि के आप मूल निवासी नहीं हैं। वो ये बताना चाहते हैं। कल वैसे ही बोल देंगे जैसे उसको बोल रहे हैं कि संथाल लोग साउथ अफ्रीका से आए, तो बोलेंगे गोंड लोग भी इधर दक्षिण से आए तो दक्षिण में जाइए। उसका कटाक्ष, उसका उत्तर मोतीराम कंगाली जी ने दिया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कौन हैं, मैं कौन हूं, क्या आप जानना चाहते हैं? भाई जानना चाहते हैं तो हाथ उठाइए, नहीं तो मैं जाऊं 4 किलोमीटर दूर, 400 अभी 4 घंटा मेरे को चलना है। कौन कौन जानना चाहता है कि आप कौन हैं, कहां के हैं? चलिए, धन्यवाद। आवाज नहीं आ रही। सजोर पेटा, बूढ़ी मायना, शंभू भवाना। चलिए, तो आज मैंने 3 चीजें बताया और मैं आज आपको यहां से स्थापित करूंगा कि आप और आपके बच्चे, चाहे हम रहे नहीं रहे, आप गर्व के साथ बता सकते हैं कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, हमारा जन्म स्थान कहाँ है, और हम ये भी बताएंगे कि हम कहाँ से निकले और कहाँ चले और आज यहाँ पर हैं। सुनना चाहते हैं आप लोग? कुर्सी ले लूं क्या? इजाजत हो तो मैं कुर्सी में बैठ जाऊं? ये पृथ्वी बनी तब से प्रथम, ये पृथ्वी बनी तब से प्रथम इस देश के हम वासी हैं। ये पृथ्वी बनी तब से प्रथम इस देश के हम वासी हैं। भारत बना है बाद में, पहले से आदिवासी है, पहले से आदिवासी है, पहले से आदिवासी। हमको ऐसे युवाओं को इकट्ठा करना पड़ेगा कि कल कोई गोंड समाज को बोले कि तुम दक्षिण से आए हो और तुम साउथ अफ्रीका से आए हो, तो उनको और उनके बाप को और उनके इतिहासकारों को बता सको कि हमारे पास वो भूमि भी है, वो पेड़ बिड़ी भी है, वो जगह भी है और आज भी विद्यमान है, जो हम गर्व से बोल सकते हैं कि हम कहां से जन्म लिए हैं और हमारी उत्पत्ति कहां से हुई है। जब ये बात
समाज के हर एक बच्चे को जानकारी होगी तो कल कोई उसको बोल सकेगा क्या कि कौन कहां से है। इसलिए समाज को जागरूक होना है। सुन लीजिए, हिमालय की उम्र 7 करोड़ है। हिमालय की उम्र कितनी है? 7 करोड़ साल है। हिमालय से गंगा जल मां निकली है, गंगा जल नदी। और विश्व की सबसे प्राचीन नदी कौन सी है आपको पता है? बोलते हैं कि गंगा में नहाने से सारे पुण्य धुल जाते हैं, पाप खत्म हो जाते हैं। ये बताया गया है ना भारत में, ब्राह्मणों के द्वारा, संतों के द्वारा ये बताया गया है नहीं कि गंगा में अगर हम डुबकी लगाते हैं तो हमारे पाप धुल जाते हैं। उसकी उम्र कितनी है? 7 करोड़ साल। और विश्व की जो सबसे प्राचीन नदी है उसका नाम है नर्मदा नदी। क्या नदी है उसका नाम? नर्मदा। उसकी उम्र 35 करोड़ साल। कितनी है उसकी उम्र? 35 करोड़ साल। यानी विश्व की सबसे प्राचीन नदी नर्मदा है। ये उनके वेद शास्त्र भी बोलते हैं, उनके महात्मा भी बोलते हैं, उनके ऋषि और महंत भी सब लोग बोलते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीन नदी नर्मदा है। और इसके मात्र दर्शन लेने से ही सारे पाप धुल जाते हैं। ये नर्मदा नदी कहाँ है? कोई बता सकता है? नर्मदा नदी कहाँ है? आवाज ही नहीं आ रही। अमरकंटक में, जिसको गोंडी में अमरकोट बोला गया है। 33 कोट में एक कोट है अमरकोट। और जो नर्मदा नदी है वहां पर आदिवासियों का उद्गम स्थल, उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है। अब इसको साइंस के आधार पर प्रूव करना पड़ेगा। साइंस के आधार पर भी ये प्रूव कर सकते हैं कि नर्मदा नदी विश्व की प्राचीन नदी है। और वहीं पे सर्वप्रथम मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। कहां पे? नर्मदा नदी। जबकि जब मैं पढ़ाई करता था तो ये बताया गया था कि सबसे पहले मनुष्य की उत्पत्ति साउथ अफ्रीका में हुई और उसके फॉसिल्स जो हैं वो 10 लाख साल पुराने हैं। तो मैं जब तक पूरा अध्ययन नहीं किया तब तक मैं भी ये मानते रहा कि मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ हुई? साउथ अफ्रीका में। और उसके जो फॉसिल्स हैं, मृदुभांड हैं, मिले हैं, उनकी उम्र 20 लाख साल पुरानी है। लेकिन जब नर्मदा नदी के किनारे से जबलपुर तक की जो नर्मदा नदी घटती है उसके जो मृदुभांड मिले हैं और उसके फॉसिल्स मिले हैं, उसको जापान और सोवियत के वैज्ञानिकों ने ये प्रूव कर दिया है कि ये 20 साल नहीं, ये 50 साल पुराने फॉसिल्स हैं। और अभी आपका मनेन्द्रगढ़ में जो गोंडवाना फॉसिल्स करके एक आपका स्थान मिला है, गोंडवाना फॉसिल्स करके एक बनाए हैं, वो भी अभी यहाँ पर विद्यमान है, आपके मनेन्द्रगढ़ में पास में है। और ये जो फॉसिल्स मिले हैं, मृदुभांड मिले हैं, ये साउथ अफ्रीका से पुराने हैं। तो ये एक पक्ष हो गया कि मनुष्य की उत्पत्ति यही पहले कैसे होगी। अब साइंस के आधार पर देखते हैं, जो साइंस के आधार पर देखते हैं तो सभी विद्यार्थी भी यहाँ है, उनको ये पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया गया है? कि पृथ्वी आग का गोला थी। पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया? पृथ्वी
एक समय में आग का गोला थी। अगर पृथ्वी आग का गोला थी तो उससे वाष्प निकलेगा, धुआं निकलेगा, वो जाएगा कहाँ? ऊपर आकाश में। तो वो क्या बनेगा? बादल। और जब बादल बनेगा तो बारिश होगी कि नहीं होगी? तो गोंडवाना इतिहासकारों के अनुसार जब पृथ्वी आग का गोला थी और हजारों साल तक आग उगलते रहे तो उससे जो बादल बने तो हजारों साल तक पानी भी गिरा। अब क्या हुआ कि नीचे आग है और पानी है, तो क्या हुआ? गरम और नरम, मतलब गरम और नरम दो पदार्थों का जब उद्गम हुआ, जब मिलन हुआ गरम और नरम का, जब उधर से ऊपर ठंडक हुआ, नीचे से आग थी, तो वहां से डार्विन के सिद्धांत के आधार पर, अब वैज्ञानिक आधार पर लेते हैं कि एक कोशी जीव हुआ। एक कोशी जीव से हम अनपते पनपते बंदर हो गया है और बंदर से होमो सेपियंस बना। तो ये कहाँ हुआ? ये क्योंकि विश्व की कर्क रेखा कहाँ से जाती है? इसी क्षेत्र से जाती है। यही जो भूभाग है, ये जो नर्मदा घाटी वाला, यहीं पर सबसे ज्यादा गर्मी और बारिश दोनों का यहाँ पर मिलन हुआ। यहीं से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। और हमारा गोंडवाना के इतिहास के हिसाब से उसको जो नर्मदा बोला गया है, प्रथम मनुष्य की उत्पत्ति जो सैलांगरा बोलते हैं, जिसको सल्ले गांगरा बोलते हैं, ज्येष्ठ दाई शक्ति बोलते हैं, वो सर्वप्रथम इसी अमरकंटक में हुई। और इसी अमरकंटक से गोंडवाना का वेल विस्तार हुआ। और ये वेल विस्तार कहाँ गया? जितनी भी हमारी यहाँ से जो नदियां हैं, यहाँ से लेके गोदावरी तक अगर नदी देखते हैं तो गोंडों का अगर पूरा स्थान देखा जाए तो इन नदियों के किनारे में पूरा जो स्थल है ये आदिवासियों का स्थल है। और यहीं से चलकर जो उन्नति हुई तो उसको जो बोलते हैं पूर्व पाषाण का। आज का जो डेट है वो 30 अक्टूबर 2025 है। अब मैं आपको गणना को सरल करके बताऊंगा कि वो कौन सा डेट था। ये 30 अक्टूबर 2025 को कहां से मानते हैं? ये कैलेंडर कब बना? विद्यार्थी लोग बहुत अच्छे से सुने। ईसा मसीह के जन्म को लेकर वहां से कैलेंडर बनता है। ईसा मसीह के जन्म को 0 मानते हुए वहां से कैलेंडर बनाया जाता है। तो आज मान लीजिए 2025 है, तो आप इस प्रकार से गणना करते हैं कि इतने साल हो गए। लेकिन ईसा मसीह के जन्म के 25 से 50 हजार साल पहले जो मनुष्य की उत्पत्ति हुई उसको पूर्व पाषाण काल बोलते हैं, गोंडवाना का पूर्व पाषाण काल। और वो 25,000 साल पहले आदिवासी कपड़े नहीं पहनता था, कच्चा मांस खाता था। और धीरे धीरे उसमें जो डेवलपमेंट हुआ तो ये मध्य पाषाण काल आया, जिसमें उसने हथियार बनाना शुरू किया, पत्थरों से औजार बनाना शुरू किया। और वो आपका 10,000 से 25,000 साल के बीच में उसने खेती बाड़ी भी करना सीख लिया। मनुष्य की उत्पत्ति धीरे धीरे बढ़ती है। और ईसा मसीह के 5,000 से 10,000 साल पहले वो नूतन पाषाण काल बोला जाता है। और इस युग में आदिवासियों ने जबरदस्त प्रगति की। उन्होंने तांबा और लोहे का गलने का और औजार बनाने का काम कर दिया। उन्होंने चक्के बनाने का काम कर दिया। और यहीं से ही नर्मदा घाटी से फैलकर सिंधु घाटी तक अपनी उच्चतम सभ्यता का निर्माण किया। और वो उच्चतम सभ्यता का निर्माण किया यहीं के उत्पत्ति है। और उस समय कोसोटूम जो पंचमढ़ी है, जिसको पेंटमढ़ी बोलते हैं, जिसको सतपुड़ा बोलते हैं, गोंडी में उसको सत्ता का पुड़ा बोलते हैं, मतलब शक्ति का केंद्र। वो गोंडवाना का शक्ति का केंद्र हुआ करता था। वहां कोसोटूम करके एक
हमारा जो शंभु हुआ, जो बहुत ही ज्ञानी और त्रिकालदर्शी जिसको बोले हैं, जिसको मूंद सूल शरीर का सिद्धांत की जानकारी थी, अगर हम उसमें जाएंगे तो बहुत देरी हो जाएगी। वो काल जो था, और उस समय चुनाव नहीं होते थे, और यहाँ से लेके साउथ अफ्रीका तक की भूमि को गोंडवाना लैंड बोला जाता है, और इसको माइनिंग के लोगों को पढ़ाया जाता है। और चूंकि मैं माइनिंग इंजीनियर हूँ, तो मैंने भी इसके ऊपर में प्रश्न पत्र का क्वेश्चन आंसर लिखा है, और इस विश्व के इस गोंडवाना लैंड में ही विश्व की सारी खनिज धन संपदा आने, यहाँ से लेके साउथ अफ्रीका तक की जो भूमि है उसको गोंडवाना लैंड बोला जाता है। और ये ऐसे 5 खंड भूमि है, और उसका सत्ता का केंद्र यहाँ सतपुड़ा में होता था, और सतपुड़ा में हमारे शंभु महादाव होते थे। और वो शंभु का मतलब ये होता था कि ये जो 5 संभाग हुआ करते थे, शंभु का मतलब ये होता है संयुग, मतलब 5, भू का मतलब भूपति, माने 5 भूखंड का स्वामी, ये हुआ था शंभु। और उसका संचालन कहाँ से होता था? पचमढ़ी से। और ये शंभु के बाद जो शंभु गौरव का युग था, उसी युग में हमारी जबरदस्त यहाँ से लेके सिंधु घाटी की सभ्यता जो राखी गढ़ी, और ये पूरे भारत में हमारा गोंडवाना साम्राज्य। उसी समय इस देश में आर्यों की टोलियों का आगमन हुआ, और उनने सबसे पहले उस नाथ गोंडवाना में, आने उत्तर गोंडवाना में मत्स्य मतलब मीणा, जो राजस्थान के लोग हैं, मीणा जिसको गोंडी में मीन बोलते हैं, ये सब हम लोग जो हैं, जो ओबीसी के भी जो लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, जिसको मोती रावण कंगाली जी ने लिखा है कि हम लोगों की जो संस्कृति उस समय डेवलप हुई, कैसे हुई? हम लोग जंगलों में रहते थे, हम ही सब लोग थे, तो हमारे साथ में कौन था? हमारे साथ जंगल के जीव जंतु थे। तो जंगल के जीव जंतु के हिसाब से हम लोगों के टोटमिक स्ट्रक्चर बने। जैसे कि मैं मरकाम हूं, तो मेरा टोटम सांड है, सांडिल बोलते हैं। उसी प्रकार मरका का मतलब होता है आम, मरकाम। उसी प्रकार कछुआ, ऐसे करके जो हमारे पहाड़ी पारी कुमार लिंगो हुए, उन्होंने इस समाज की रचना की, और सभी समाज के लोगों को एक एक टोटम दिया, और ये पूरा देश एनिमिस्टिक फिलॉसफी और जीववादी सिद्धांत पर एक संस्कृति बनी और एक धर्म बना। ये जो कलचुरी लोग जो बोलते हैं, जैसे रतनपुर में बोलते हैं कि कलचुरी लोगों ने बोला, अब वहां पे जायसवाल लोग बोलते हैं कि वो हम लोगों ने राज किया। वास्तव में ये है कि कल चूरी का जो मतलब है वो एक टोटम है। कल चूरी का मतलब एक टोटम है, वो एक जानवर होता है, उसको क्या बोलते हैं? सिया, जिसके चाकू टाइप के जो रहते हैं, क्या जानवर बोलते हैं उसके? सुई की क्या बोलते हैं? हुई वो शाही बोलते हैं उसको, शाही। उसको गोंडी में कलचुरी बोलते हैं, क्योंकि उसमें चाकू के समान वो फेंकता है काटा। दूसरा, कल का मतलब होता है दारू, शराब, और उसको छुड़ाने वाला, उसको बनाने वाला को भी कलार बोलते हैं। तो उसको जयसवाल की दूसरी जाति कलार भी है, और वो जयसवाल भी बोलते हैं। तो गोंडी में अगर खोजेंगे तो ओबीसी समाज का पूरा इतिहास गोंडवाना में समाहित है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो राजा हुए, ये सब हमारे गोंडी भाषी लोग और गोंडवाना के धार्मिक संस्कृति को मानने वाले लोग थे, और एनिमिस्टिक फिलॉसफी और जीववादी सिद्धांत के लोग थे। अब ये लोग हमसे कैसे अलग हुए उसको मैं अभी बताऊंगा। जब इस देश में बाहरी लोगों का आक्रमण हुआ, तो सिंधु घाटी की सभ्यता में हमारे लोगों की हार हुई। जब हमारे लोगों की हार हुई सिंधु घाटी की सभ्यता में, तो जब हार हो जाती है
तो जो जीतता है वो गुलाम बनाता है, उस समय राजा जो होता है। तो जो बाकी के लोग थे, जो ओबीसी समाज के लोग थे, वो बिजनेसमैन वर्ग थे। मान लीजिए साहूकार, तो साहू उस समय बहुत धनाढ़ व्यक्ति माना जाता था, क्योंकि वो उस समय तेल निकालने का काम करता था और वो बहुत बड़ा उस समय का व्यापारी था। उसी प्रकार ज्यादा लोग अगर हो गए तो वो लोग बहुत बड़े पशुपालक थे। किसी की 5,000 गायें थी, 10,000 गायें थी। उसी प्रकार और भी जो ओबीसी समाज का वर्ग था, जो व्यवसायी वर्ग था, वो आर्यों के सामने में घुटने देखकर गुलामी करने को तैयार हो गया, उनकी दास्ता स्वीकार करने को तैयार हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अपनी उतनी संपत्ति को लेकर वो कहां जंगलों में भागते थे। आज भी अगर आप देखो, सत्ता बदलती है, लेकिन जो व्यापारी है वो हमेशा सत्ता के साथ चले जाता है कि नहीं जाता है? सत्ता के साथ चला जाता है। आज आडवाणी इधर है, कल दूसरे की सत्ता है, उसके साथ चला जाएगा, क्योंकि उनको व्यापार करना है। उसी प्रकार 5,000 साल पहले जो हमारा भाई ओबीसी समाज का था, उसने आर्यों के साथ रहना पसंद किया और आर्यों को भी गुलाम चाहिए थे। उनको फ्री में दूध चाहिए था, फ्री में धोबी चाहिए था, फ्री में कुम्हार चाहिए था। उन्होंने उनकी दास्ता स्वीकार कर ली, उनके साथ रहना पसंद कर लिया। लेकिन एक आदिवासी स्वाभिमान वर्ग था गोंडवाना का, उन्होंने बोला हम आपकी दास्ता स्वीकार नहीं करेंगे, हमारी अपनी खुद की धर्म संस्कृति है, हम फिर से अपनी सत्ता को बहाल करेंगे और जंगलों की ओर चले। और वहां से विस्थापन होकर उत्तर से विंध्य की ओर घुसे। पहले से यहाँ पे हमारे राजे रजवाड़े थे और विंध्य से घुसकर पुनः उन्होंने अपनी राज सत्ता को स्थापित किया और आज भी हमारे पास 1700 सालों का इतिहास है। लेकिन उन लोगों का ये कहना था कि हम तो ये पूरे देश को गुलाम बनाएंगे, तो ये आदिवासियों को कैसे गुलाम नहीं बना सकते? तो उन्होंने क्या किया कि अपने ऋषि मुनियों को हमारे क्षेत्र में घुसाने का काम किया। उनके ऋषि मुनि आते और क्या करते, अपना आश्रम बनाते, लोगों का ब्रेन वॉश करते कि बूढ़ा देव का पूजा मत करो, ये हमारे देव का पूजा करो, जैसे अभी क्रिश्चियन लोग कुछ जगह करते रहते हैं। तो उस समय भी यही काम चलता था कि गोंडवाना धर्म संस्कृति, जो प्राकृतिक धर्म संस्कृति है, जिसकी आपने आज शपथ लिए, उसको खत्म करने के लिए हमारे विरोधी लोग हमारे क्षेत्रों में घुसते थे। जब हमारे क्षेत्रों में घुसे तो हमारा एक गोंड राजा था कृतिका सिंह, जो मध्य भारत का बहुत ताकतवर राजा था, उसने विरोध किया और उनको खदेड़ा, लेकिन वो काम चलते रहा। इसके बाद उसका जो बेटा था अर्जुन करके, जो गोंडवाना का बहुत महाप्रतापी राजा है, जो ऋग्वेद में उसका नाम आता है, मेरे पास सारे पुस्तक हैं, उसमें उसने देखा कि वशिष्ठ और जगदाम्बनी करके 2 ऋषि पूरे उसके गोंडवाना में आश्रम बना रहे हैं। तो उसने आदेश दिया कि अपनी धर्म संस्कृति को बर्बाद नहीं होने देंगे, इसलिए इनके आश्रमों को और इनको खदेड़ा जाए। तो उनको यहाँ से खदेड़ने का काम किया गया आदिवासी क्षेत्र से। तो जगदाम्बनी वही ऋषि है जिसके बेटे का नाम परशुराम था। बहुत ध्यान से सुनिए। जगदाम्बनी ने अपने बेटे परशुराम को बोला कि हमारा यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है, हम इस क्षेत्र में अपना धर्म संस्कृति का प्रचार कर रहे थे, इस राजा ने हमारे सारे आश्रम उखाड़ दिए, जाओ तुम अपनी सेना लेके और अर्जुन के साथ युद्ध करो। जगदाम्बनी अपना फरसा लेकर आया है और मध्य भारत में जो अर्जुन हमारा गोंडवाना का महाप्रतापी राजा था, भीषण युद्ध हुआ, लेकिन अर्जुन हार गया और उसका वध हुआ। इसके बाद उनके फिर से आश्रम बने और ऐसा करके परशुराम को इतिहास में भी बताया जाता है कि उसने 21 बार पृथ्वी के क्षत्रियों का नाश किया। वो ऐसा नहीं है, वो 21 गोंडवाना के क्षत्रियों का वध किया, ऐसा मोती रावण कंगाली जी के पुस्तक में लिखा है।
और उस समय इतने 36 बार या 21 बार कोई पृथ्वी नहीं बनती। 21 क्षत्रिय जो थे वो गोंडवाना मूल निवासी SC OBC समाज के हमारे राजागण थे, उनका 21 क्षत्रियों का वध किया गया। उसी को उन्होंने लोगों ने लिखा कि 21 बार क्षत्रियों का वध किया। इस प्रकार गोंडवाना में एक डर का माहौल बन गया और डर का माहौल बनने से वो ऋषि महात्मा संत पूरे गोंडवाना के क्षेत्र में घुस गए और उस डर का फायदा उठाते हुए बहुत सारे राजाओं ने उनके धर्म संस्कृति को अडॉप्ट कर लिया। बहुत सारे गांव के लोगों ने आज तक नहीं किया, लेकिन इस प्रकार से गोंडवाना में उनका प्रवेश हो गया और हमारे मुखवा थे, हमारे पुजारी थे, उनको धक्के मार के निकाल दिया गया और महलों में उन लोगों ने अपने आप को स्थापित कर लिया। इस प्रकार से हमारे जो गोंडवाना धर्म संस्कृति थी वो बिखर गई। और ये एक बात याद रखो, जब उन्होंने अपनी धर्म संस्था स्थापित कर ली तो इस देश में उन्होंने पुनः राज किया। इसलिए 3 चीज बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। इस देश में जितने भी आक्रांत आए, चाहे वो मुगल आए, आर्य आए या अंग्रेज आए, इन लोगों ने अपनी धर्म सत्ता को स्थापना करने का क्यों प्रयास किया? क्योंकि इसके पीछे गरम होगा तो इसके पीछे एक कोटेशन है। क्या है? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर मैं अपने ज्यादा से ज्यादा मस्जिद बनाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा मुगल धर्म को बढ़ाऊंगा, तो मेरे लोगों में आपस में संगठन बनेगा और इस देश में मैं ज्यादा से ज्यादा राज करूंगा। इसलिए मुगलों ने बहुत सारे लोगों को तलवार की नोक पर मुसलमान बनाया और 800 सालों तक इस देश में राज किया और उसमें बहुत सारे हमारे लोग मुगल बन गए। इसी प्रकार अंग्रेज आए, अंग्रेज लोगों ने भी 300 सालों तक राज किया और उन लोगों ने भी यहाँ पर इस देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्रिश्चियन धर्म बनाने का काम किया। उसके पीछे लॉजिक क्या है? उसके पीछे समीकरण यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने एक प्रकार के विचार के लोगों को इकट्ठा करें और इस देश में शासन करें। उसी प्रकार आर्य लोग आए सबसे पहले 5000 साल पहले, उन्होंने सारी धर्म संस्कृति को नेस्तनाबूद करते हुए अपनी धर्म संस्था की स्थापना की और हमारे समाज को भी आज अपने धर्म में मिला लिया, लेकिन हमारा मूल धर्म विस्थापित हो गया। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण मैं आपको बताता हूं। राज सत्ता आती है और चली जाती है, राज सत्ता आती है और चली जाती है, धर्म सत्ता स्थायी होती है। इसलिए ये शासक पिछले 5000 साल से इस देश में आए और ज्यादा से ज्यादा राज करने के लिए अपनी धर्म सत्ता को स्थापित करना चाहते हैं। क्यों नहीं हम अपना फिर से गोंडवाना को स्थापित करेंगे, तो अपनी धर्म संस्कृति स्थापित करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? इसलिए आज हमने शपथ लिया है। वही मैं आपको बताया कि 5000 सालों का अध्ययन है कि हम कैसे आज गली गली हो गए, त्राहिमाम हो गए। क्यों? क्योंकि हमारी अपनी कोई पहचान ही नहीं है। इसलिए हमने कोरबा में विश्व की प्रथम आदिवासी शक्तिपीठ की स्थापना की, जिसके समस्त आदिवासी समाज के इष्ट देवों को स्थापित कर दिया और सभी आदिवासी समाज में जातिवाद को खत्म किया। आज कंवर ढूंढ को बोलता है जय मार्को साहब बुढ़ादेव, तो मैं भी उसको बोलता हूँ जय ठाकुर देव। वही मुंडा उड़ाव हो समाज के जो बिरसा मुंडा थे, उनका भी सरनादेव है। वो सरनादेव वाले भी अपने को बोलते हैं जय बुढ़ादेव, तो हम भी उसको बोलते हैं जय सरनादेव। अगर हम सब धर्मों के पीछे में जाके अध्ययन किए तो एक ही चीज मिला। हम यहाँ बूढ़ा देव बूढ़ी माई का पूजा करते हैं, वो सिंगो बंगा का पूजा करते हैं, वही महादेव पार्वती का पूजा करते हैं, मातृ शक्ति और पितृ शक्ति का ये पूजा करते हैं। जब हमारी पीढ़ी पूजा होती है तब हम ठाकुर देव का भी पूजा करते हैं और कंवर लोग भी बूढ़ा देव का पूजा करते हैं। इस प्रकार से इस देश के समस्त आदिवासी भारत में कहीं पे भी निवास करते हो,
हम धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर एक है। इसलिए हमको सारे देश के आदिवासियों को पुनः एक स्थापित करके अपने आदिवासी गोंडी धर्म की स्थापना अगर करेंगे तो ये समाज ताकतवर होगा कि कमजोर होगा? तो हमको ताकतवर समाज बनाना है कि नहीं बनाना? तो हम ताकतवर समाज बनाने के लिए ये धारणा करते हैं। अब क्या हुआ कि जब देखे कि हमारा जो राजा शंभू राजा था, जो कभी भी हारता नहीं था, वो इतना ताकतवर था कि आकाश पाताल और ज्ञान की पूरी जानकारी थी। वो मूल सूल शरीर का ज्ञाता था। मूल सूल शरीर के सिद्धांत को अगर हम बताते रहेंगे तो रात भर हो जाएगा। इसलिए आपको ये बता रहे हैं कि वो मूल सूल शरीर का सिद्धांत को आपको त्रिशूल का सिद्धांत मानना चाहिए, त्रिगुण सिद्धांत। वो हमारे शंभू बाबा का दिया हुआ है। जब ये शंभू बाबा को ये लोग हरा नहीं पाए तो इन लोगों ने एक छल किया। क्या छल किया? सबसे पहले इन्होंने अपनी कन्याओं को शंभू बाबा के पास भेजा था। तो सबसे पहले मां सती को लाया गया, लेकिन गोंडवाना का प्रेम और इनका जो धर्म संस्कृति को देखकर मां सती भी गोंडवाना की मां बन गई। तो उसको उसके पिता दक्ष राजा ने कहाँ डाल दिया? आहुति में डाल दिया, क्योंकि वो मिशन के लिए भेजे थे और वो मिशन में कामयाब नहीं हुए। वो पुत्री आकर भी यहाँ पर हमारी माँ बन गई गोंडवाना में। फिर उन्होंने दूसरा भेजा हिमालय राज की पुत्री माता पार्वती को, और उस समय के बाद शंभू बाबा को जो नशा मद्यपान का जो चस्का लगा और इतना नशा मद्यपान कराया गया उनको कि पचमढ़ी से जो सतपुड़ा के उनका जो केंद्र था, यहाँ से जो गोंडवाना का पूरा केंद्र था, यहाँ से जाके उनको हिमालय ठंडे प्रदेश में जाना पड़ा। और तब से शंभू नाम हट गया और शंकर हो गया, शंकर पार्वती। क्यों हुआ? हमारे 88 शंभू हुए। सबसे पहले शंभू मूला, शंभू गिरजा और शंकर पार्वती के पहले जो शंभू गौरव हुए, उनके काल में बहुत ज्यादा हमारा गोंडवाना धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। और जैसे ही मां पार्वती का हुआ आगमन शंभू के साथ शादी, तो समाज ने उनको शंकर बोला, शंभू की पदा छीन ली। शंकर का मतलब क्या होता है? शंकर का मतलब हो जाता है मिश्रित। क्यों? क्योंकि उसके पहले शंभू गौरा तक प्योरिटी थी, ब्लड थी। लेकिन जब हिमालय राज की पुत्री आई तो समाज ने उनको क्या बोल दिया? शंकर पार्वती। और इसके बाद कोई दूसरा शंभू नहीं हुआ। अब आप ये देख लीजिए कि इसके बाद जो हमारे जो पुरखे रहे, तो उनके क्षेत्रों में भी अगर देखते हैं कि उनके क्षेत्रों में भी धर्म संस्कृति के लिए जब और भी महात्मा लोगों को भेजा गया, तो उस समय भी रावण ने भी जो युद्ध किया, वो यहीं पर बात आती है कि दूसरे लोग हमारे क्षेत्र में आकर अपनी धर्म संस्कृति को स्थापित किए। और इतिहास में भी ये गवाह है कि जितने भी हमारे राजा रजवाड़े रहे, अगर ये चाहते इनके अपने खुद के कारखाने होते, इनके खुद के विश्वविद्यालय होते, तो आज हमारा समाज ये अशिक्षित और गरीब नहीं होता, हम लोग बहुत धनाढ़ लोग होते। लेकिन इनको भी शंभू के समान ही शराब और सुरा सुंदरी में ठगा दिया गया। आज भी आप देख लीजिए, आपका शक्ति का राजा, उनकी रानी है रायपुर में, अपने ही किले के लिए लड़ाई लड़ रही है, केस लड़ रही है, और हमारे गोंडवाना समाज के लोग भाग रहे हैं, पुलिस खोज रही है, क्योंकि उस वहां पे कोई दूसरे व्यक्ति ने अपना अधिकार जमा लिया है। क्योंकि राजा ने कोई दूसरी स्त्री रखी होगी, उसका कोई बच्चा होगा, और वो राज भी हमारा अभी डिस्प्यूटेड है। ऐसे सारे राजे रजवाड़े सिर्फ शराब और शबाब में चले गए।
तो हमने पहले क्या निकाला कि अगर हमको पुनः अपनी राज सत्ता हमारा गोंडवाना स्थापित करना है तो हमको फिर से धर्म संस्कृति स्थापित करनी पड़ेगी। और हमारा इतिहास बता रहा है कि हमारे जितने राजे रजवाड़े रहे शराब के कारण बर्बाद हो गए। इन्होंने अपने एक विश्वविद्यालय नहीं खोले, अपने एक व्यवसायिक केंद्र नहीं खोले। आज इनकी स्थिति खराब है हमसे, क्योंकि अपना ये बेच कर दारू पीते हैं और सुबह शाम दारू पीते हैं। हम लोग इज्जत करते हैं कि हमारे राजा हैं करके, लेकिन इसका कारण क्या है? इसका कारण है शराब। और आज भी आपका दुश्मन आपके बच्चों को, आपके बेटे को, आपके पति को गांव के किनारे में ले जाके शराब पिलाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है कि नहीं कर रहा? सब पीते हैं, आप लोग बोल नहीं रहे। जब तक हम शराब को नहीं छोड़ेंगे, आप बताइए कि 25 करोड़ रुपया ये गरीब समाज शराब पे रोज ले रहा है, और अगर 30 दिन से गुणा करते हैं तो 750 करोड़ रुपया हमारे जेब से चला जा रहा है। अगर ये समाज को हम शराब मुक्त कर दें तो इतना पैसा समाज में बचेगा तो गलत होगा कि खराब होगा? मेरी समझ में जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो शंभू शक्ति सेना के लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके और एक ऐसा समाज बनाए जो पूरा नशा मुक्त समाज हो। लेकिन इसके बाद भी ये लोग हमें बर्बाद कर सकते हैं। क्यों? कि अगर हम शिक्षित नहीं हुए तो हमारी दुर्दशा क्या हो रही है। आज जितने भी जेल में देख लो 25,000 लोग बस्तर और रायपुर के जेलों में हैं। उनको पता ही नहीं है कि उनका डेट निकल गया, लेकिन कोई संस्था भी नहीं है कि इसकी जमानत लगे। उसको 3-4 महीने का कोई केस रहा होगा, 10 साल से है, कोई मुचलका नहीं ले रहा है, सिर्फ अशिक्षा है। ऐसे बहुत सारे लोगों की जमीन चले जा रही है, पता ही नहीं। भाई नेचुरल जस्टिस ये है कि अगर मेरा घर तोड़ते हो तो मेरा वैसा घर बना के दो, मेरा स्कूल तोड़ते हो तो स्कूल बना के दो, मेरा खेत तोड़ते हो तो वैसे ही खेत दो, मेरे को वैसे ही व्यवस्था दूसरे जगह दे दो तो मैं अपनी जमीन दूंगा। लेकिन ताकत के बल पर, पुलिस के बल पर फोर्सफुली तुम्हारी जमीन को ले ली जा रही है और तुम रोड में हो जा रहे हो। उसका एक ही कारण है, आप अशिक्षित हैं। अगर आप शिक्षित होते और संगठित होते तो आपका 1 इंच भी कोई जमीन आज भी नहीं ले सकता। एक आदमी के साथ अगर कोई अन्याय करता है और वो थाने में चला जाएगा, उसका रिपोर्ट नहीं लिखेगा, लेकिन पूरे गांव के लोग जाएंगे तो रिपोर्ट लिखेगा कि नहीं लिखेगा? वैसी एकता होनी चाहिए। वैसी एकता कब होगी? जब तुम्हारी अपनी धर्म संस्कृति होगी, तब तुम शराब नहीं पियोगे, उसके दुख को समझोगे कि उसके साथ अन्याय हुआ है। तुम अपने ही भाई को फंसाकर दूसरे का बॉटल दारू लेके अपने भाई को जेल में डाल देते हो। कैसे तुम्हारे समाज की स्थापना होगी? तुम्हारी पीढ़ियों को तो बर्बाद करने के लिए लोग लगे हैं। अभी तक हमने ध्यान नहीं दिया तो आप तो सुधर जाए। तो हमको क्या काम करना है? अपनी धर्म संस्कृति स्थापित करनी है। हमको शराब से मुक्त समाज बनाना है। और तीसरा क्या काम करना है? गरीब से गरीब व्यक्ति भी हो, लेकिन बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने का काम करे। और सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई MA BA किया हो जिसको दिल्ली में रहना है तो ऐसा शानदार हॉस्टल छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का है कि 150 लोग वहां पे रह सकते हैं। बच्चे नहीं मिलते वहां रहने के लिए। दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या रहने की है, जबकि हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने वहां हॉस्टल खोला ST के विद्यार्थियों के लिए, आदिवासी के विद्यार्थियों के लिए, कि 150 बच्चे वहां जाकर पढ़ सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं, SP बन सकते हैं। उसी प्रकार जिन बच्चों को छात्रावास में जगह नहीं मिलती, वो अपना एप्लीकेशन सहायक आयुक्त को दे कि मैं यहाँ किराए से रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे छात्रावास में जगह नहीं, मैं गरीब हूँ, मेरा ये सर्टिफिकेट है। उसको वो किराया भी मिलता है, छात्रवृत्ति के अलावा वो किराया भी मिलता है।
ये योजनाएं हैं। जब आप शंभू शक्ति सेना से जुड़ेंगे तो उन योजनाओं पर भी बात की जाएगी, उसका अलग से कैडर लेके आपको शिक्षित किया जाएगा। यहाँ तो मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ कि हमको शिक्षित समाज बनाना है। अगर शिक्षित समाज होता तो 25 करोड़ रुपया रोज अपना समाज का फेंकता क्या, और 750 करोड़ रुपया मंथली देता क्या। ये तो केवल एक स्टेट की बात कर रहा हूँ, इससे ज्यादा तो आदिवासी और गोंड मध्य प्रदेश में रहते हैं। और जब मैं पूरे भारत की कल्पना करूं तो हम कितने करोड़ देते होंगे सरकार को। तो सरकार कौन चला रहा है? सरकार पैसे से चलती तो सरकार हम चला रहे हमारे पैसे से। इसलिए कोरोना काल में नहीं, ठीक है, इसलिए कोरोना काल में सबसे पहले कौन सी दुकान खुली थी? सबसे पहले कौन सी दुकान खुली थी? दारू की दुकान। क्यों? क्योंकि उससे पैसा आता है सरकार चलाने के। तो ये मेरा अशिक्षित समाज, ये हमारा अशिक्षित समाज रोज 25 करोड़ दारू में सरकार को दे देता है और 750 करोड़ रुपया मंथली दे देता है। और उसको अगर 365 दिन से मल्टीप्लाइड करूं तो करीब करीब कितना हजार करोड़ आता होगा, आप समझ सकते हैं। इतना पैसा ये गरीब समाज का जा रहा है। अगर ये पैसा हमारे समाज में रहेगा तो कुपोषण खत्म हो जाएगा। हम एक गाय पालते हैं, हम 10 गाय क्यों नहीं पालते? हम 4-5 मुर्गी रखते हैं, हम 500 मुर्गी क्यों नहीं रखते? हमारा तो खेत है। हम एक बकरी पालते हैं, हम 200 बकरियां क्यों नहीं पालते? आज देख लीजिए दूध का दाम कितना है। प्योर दूध का दाम 60 रुपया। आप 2 किलो निकालते हैं, आप बोलिए मैं 100 लीटर का दूध बेचूंगा, 100 लीटर दूध बेचूंगा और उसको 6 से गुणा कर दीजिए, कितना रुपया आपके पास एक दिन में आता है? आप सोच लीजिए कि व्यवसाय भी आप कर सकते हैं। सब्जियां महंगी है, हम हलाली से दूर जाएं, शराब से दूर जाएं, शिक्षित हो जाएं, तब ना ये काम हो। और उसके लिए आपका किसानों को बढ़ाने के लिए सरकार का स्कीम भी है, अच्छे अच्छे किस्म के बीज हैं। अगर 2-3 एकड़ में वो एक पंप लगाने का स्कीम भी है। ये सारी स्कीमों को ले तो हम लोग लखपति और करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन हमको शराब पीने से फुर्सत नहीं है, हम शिक्षित ही नहीं है। तो अगर हम शिक्षित भी हो जाते हैं, हम शराब पीना भी छोड़ देते हैं और संगठित भी हो जाते हैं, तो इसके बाद भी वो हमको आपस में लड़ा के फिर से गुलाम बना सकता है। कैसे गुलाम बना सकता है? वो यही बोलेगा कि तुम राजगौण हो, तुम पहाड़ी गौण हो, तुम मैदानी गौण हो, और आपस में लड़ा देगा। इसलिए ये ऊंच नीच की भावना को हमको समाप्त करते हुए पुनः सबके प्रति सद्भावना रखना है। ऐसा जब हम एक समाज का निर्माण करेंगे तब हम एक अच्छा, सशक्त, ताकतवर, शिक्षित और शराब मुक्त समाज बनाएंगे। तभी हम कुछ हासिल कर सकते हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल है। हमारे लोगों को भी अब बोला जा रहा है कि आप यहाँ के नहीं है। तो मैंने आज बताया कि आप कैसे यहाँ के हैं और कौन लोग बाहर के हैं। मरकाम लोग तो बोल सकते हैं कि मेरा पीन भिड़ी धमदागढ़ में है, मरावी बोल सकते हैं कि मेरा मंडलागढ़ में है, नेताम बोल सकते हैं कि मेरा लाजीगढ़ में है। बाकी लोग बताएं कहाँ के हैं, काला सागर से है कि किधर से आए हैं। इसलिए सगा समाज के साथ मिलके रहिए और ज्यादा से ज्यादा शंभू सेना के जो 4 शपथ है उसको आगे बढ़ाते रहेंगे तो हम एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं जयकारा करते हुए आप सब लोगों से विदा लूंगा। फड़ाल पेंता, सजोर पेंता, बूढ़ी मायना, परमेश्वरी दायना, अंगार मोती दायना, शीतला मायना, महामाया दायना। जय सेवा।